नंबर 1 इंडिया न्यूज पर दिन भर की सबसे बड़ी खबरें देखिए सिर्फ रात 10 बजे शिवानी शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। नंबर 1 इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने तहलका मचा दिया है। हार्दिक पांड्या ने 14वें ओवर में पाकिस्तान के 2 बल्लेबाजों को आउट करके पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। शमी ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे इफ्तिखार अहमद को आउट करके पाकिस्तान को तीसरा झटका दिया था। इसके अगले ही ओवर में हार्दिक ने 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर उपकप्तान शादाब खान और फिर आखिरी गेंद पर हैदर अली को आउट कर पाकिस्तान को बड़े झटके दिए। हार्दिक पांड्या ने अगले ओवर में मोहम्मद नवाज को आउट करके मैच में अपना तीसरा विकेट झटका। इससे पहले नवाज ओवर में 2 चौके लगा चुके थे। हार्दिक पांड्या ने अपनी गेंदबाजी के दौरान 10 गेंद के अंदर ही मैच के अपने तीनों विकेट झटकाए। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन हमेशा ही जबरदस्त रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2016 में आया था, जब उन्होंने 8 रन देकर 3 विकेट झटके थे। हार्दिक ने इस मैच में 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट झटके। पिछले साल यूएई में हुए T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या को अनफिट होने के लिए काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। दरअसल T20 वर्ल्ड कप 2021 में हार्दिक सिर्फ बल्लेबाजी करते देखे थे और कमर की चोट के कारण वह गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। लेकिन इस साल IPL में दमदार प्रदर्शन के बाद वह भारत के लिए भी काफी अच्छे कर रहे हैं और कई मैचों में उन्होंने भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में शुक्रवार को नशे में धुत पति ने अपनी बीमार पत्नी के सिर पर डंडे पर वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने ससुराल पक्ष की तरफ से मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला टड़ियावा थाना क्षेत्र के परसपुर का है। कल्ली की शादी हरियाणा के गौरखेड़ा मजरा कुरसैली में जवाहर की बेटी मीरा के साथ हुई थी। शादी के कुछ साल बाद ही मीरा अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, लेकिन जब प्रेमी ने ठुकरा दिया तो बाद में वह फिर से कल्लू के साथ रहने लगी। हालांकि दोनों पति पत्नी में अनबन बनी रहती थी। दोनों के 4 बच्चे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से मीरा बीमार थी। शुक्रवार को वह दवा लेकर घर लौटी थी। शाम को पति कल्लू नशे में धुत होकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी को चारपाई पर सोते देख उसके साथ गाली गलौज करने लगा। मीरा उसे बार बार चुप होने के लिए कह रही थी। इस बात पर कल्लू ने पत्नी मीरा के सिर पर डंडे मारने शुरू कर दिए। हमले की वजह से मीरा की मौत हो गई। वहीं मां को पिटते देख बच्चे चिल्लाने लगे, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वहीं मीरा के परिजनों ने कल्लू के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। त्योहारों के सीजन में प्रवासियों के घर लौटने का सिलसिला जारी है। कई जगहों पर घर लौटने की जल्दी में बस या ट्रेन पकड़ने वालों की काफी भीड़ नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। दिवाली और छठ पूजा के दौरान अपने घर आने के लिए बस या ट्रेन पकड़ने वाले लोगों की यहाँ भारी भीड़ नजर आई। इस भारी भीड़ के बीच बड़ी लापरवाही भी नजर आ रही है। कई लोग यहाँ अहम सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए भी नजर आए। लोग बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर अपने सिर पर भारी सामान लेकर घंटों कतार में खड़े नजर आए। घर लौट रहे एक शख्स सत्यपाल ने न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में कहा कि मुझे बुलंदशहर जाना है। मैं करीब आधे घंटे से कतार में थे। यह त्योहारों के सीजन में अक्सर होता है। मैंने अपना मोबाइल और पैसा अपने बैग के अंदर रख लिया, क्योंकि अक्सर इस तरह की भीड़ में पैसे और मोबाइल के गायब होने का खतरा रहता है। देखते हैं मुझे बस मिलती भी है या नहीं। इस दौरान कुछ लोगों ने किराए में बढ़ोतरी की शिकायत की, तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कम दूरी के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। आनंद विहार बस स्टैंड पर मौजूद एक अन्य यात्री विजेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि त्योहारों के मौसम में बस का किराया 2 गुना हो जाता है, लेकिन मैं ट्रेन से भी नहीं जा सका। फेस्टिव ट्रेन सिर्फ लंबी दूरी के लिए ही चलते हैं। देश में स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए अपने घर लौट रहे कई लोगों ने मास्क तक नहीं पहना था और अन्य जरूरी सुरक्षा उपायों की भी इस भीड़ में अनदेखी हो रही है। बस स्टैंड में बस पकड़ने वाले लोगों की लाइन मेट्रो स्टेशन के पास से शुरू हो जा रही है। लोगों के सिर पर बैग हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने मास्क तक नहीं पहना था। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने शुक्रवार को चेताया था कि XBB के 300 से ज्यादा सब वेरिएंट हो सकते हैं, जो बेहद ही चिंता का विषय है। पिछले ही सप्ताह स्वास्थ्य विभाग ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट पर चर्चा की थी।
ये फैसला लिया गया था कि कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क को जारी रखने और कोविड अनुरूप व्यवहार को भी आगे भी जारी रखने का फैसला किया गया था। देश में कोरोना वायरस के अलावा दिल्ली में त्योहारों के सीजन में बढ़ रहा प्रदूषण भी चिंता का सबब बना हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली में दिवाली से पहले ही एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में पहुंच गई है। रविवार सुबह दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में धुंध छाई रही। अक्षरधाम के आसपास काफी धुंध के कारण वहां से गुजरने वालों को गाड़ियों की रफ्तार कम करनी पड़ी। रविवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 खराब श्रेणी में है। वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में पटाखों की खरीद, बिक्री, निर्माण और इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। राजस्थान के नागौर जिले में 19 सितंबर को जिला कोर्ट के बाहर हरियाणा के सुपारी किलर संदीप सेठी की हत्या के मामले में हरियाणा से 2 और आरोपियों को नवीन उर्फ नवीन सेठ पुत्र राजकुमार और प्रवीण उर्फ पपल पुत्र आनंद देव सारण निवासी जिला हिसार हरियाणा को गिरफ्तार किया है। पूर्व में जिला पुलिस द्वारा इस मामले में मुख्य आरोपी सुनील उर्फ पंडित 38 वर्षीय निवासी फतेहाबाद हरियाणा और उसके 2 साथियों संदीप लांबा उर्फ गोलू निवासी जिला हिसार और जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू उर्फ नीतू निवासी फतेहाबाद हरियाणा को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि 19 सितंबर को नागौर कोर्ट में मुकदमे पेशी पर आए गैंगस्टर संदीप सेठी और उसके साथियों पर दीप्ति गैंग के सदस्यों द्वारा कोर्ट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हमला किया गया। इस हमले में गैंगस्टर संदीप सेठी की मौत हो गई और उसके साथी और एक एडवोकेट घायल हो गया। संदीप सेठी के साथी की रिपोर्ट पर हिसार निवासी अनूप ढाबा, दीपक उर्फ दीप्ति, अनिल उर्फ छोटिया बिशोई, जोगी जुगलान और 4 से 5 अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना के खुलासे के लिए गठित की गई 10 टीमों के 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने पूर्व के मामले मुख्य अभियुक्त सुनील उर्फ पंडित और 2 साथियों संदीप लांबा उर्फ गोलू और जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू उर्फ नीतू को गिरफ्तार किया था। इस मामले में गठित एसआईटी द्वारा साइबर सेल की तकनीकी सहायता से वारदात तथा षड्यंत्र में शामिल नवीन उर्फ नवीन सेठ और प्रवीण उर्फ पपल बिशोई को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। नवीन गैंगस्टर दीपक उर्फ दीप्ति का फाइनेंस और लेन देन का काम तथा उसकी सोशल मीडिया को हैंडल करता है। इस काम में प्रवीण उसका हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बीच सत्ता का खेल चल रहा है। हालांकि इस बार भाजपा ये चक्र तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन सियासी गतिविधियों के लिहाज से पहाड़ी राज्य की जयराम ठाकुर सरकार चुनावी मुद्दों से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भरोसा करती नजर आ रही है। उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया के दौरान भाजपा ने 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। कहा जा रहा है कि सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए पार्टी ने ऐसा किया। हालांकि शायद ये काफी ना हो। खबरें हैं कि पार्टी शासन से जुड़े कई मुद्दों पर चुनौतियों का सामना कर रही है। पार्टी पर खराब शासन के आरोप लग रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय में बीते 5 सालों में 6 मुख्य सचिव बदले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि सरकार की कई पहले अदालतों की जांच में नहीं टिक सके। ड्राफ्ट शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 पर भी एनजीटी ने रोक लगा दी थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में नई पुरानी पेंशन स्कीम, सेब उत्पादन में खर्च, महंगाई, भाजपा का शासन, मुफ्त बिजली, महिलाओं को भत्ता, गोबर खरीद समेत कई मुद्दे अहम भूमिका निभा सकते हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि राज्य में सेब आंदोलन 3 दशक के बाद फिर बड़ा मुद्दा साबित होगा। बीते कुछ महीनों से सेब पैदा करने वाले कॉटन पर जीएसटी में इजाफा, डिब्बे के अंदर इस्तेमाल होने वाले ट्रे की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके चलते उत्पादन खर्च बढ़ गया है। चुनावी माहौल बनते ही पीएम मोदी और सीएम ठाकुर हिमाचल प्रदेश में जुट गए थे। पीएम मोदी लगातार राज्य के दौरे कर रहे हैं। वे अक्टूबर में 2 बार राज्य में पहुंचे और कई विकास परियोजनाओं का ऐलान किया। इधर सीएम भी हालिया जनसभाओं में मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना, नारी को नमन योजना के बारे में जोर देकर बात कर रहे हैं। पीएम भी राज्यों में डबल इंजन सरकार की जरूरत की बात कहते रहे हैं। एक साक्षात्कार के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा था कि राज्य और केंद्र सरकार की अलग अलग नीतियों के लाभार्थी जरूरी वोट बैंक होंगे। भाजपा को जम्मू से गुड न्यूज मिली है। शहर के मेयर के तौर पर पार्टी के नेता राजेंद्र शर्मा को चुना गया है। इसके अलावा पार्टी के ही बलदेव सिंह बिलोरियो को उप मेयर के पद पर चुन लिया गया। शुक्रवार को हुए चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, जिसमें भाजपा को जीत मिली। हालांकि कांग्रेस के पार्षदों ने मतदान की प्रक्रिया का ही बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि इस बार वोटिंग की प्रक्रिया को बदला गया है, जो गलत है। इन पार्षदों का कहना था कि सीक्रेट बैलेट पर वोटिंग होती रही है, लेकिन इस बार ओपन बैलेट वोटिंग हुई है। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार
द्वारकानाथ चौधरी को 1 वोट मिला है। जम्मू नगर निगम के कमिश्नर राहुल यादव ने बताया कि राजेंद्र शर्मा को मेयर चुन लिया गया है और डिप्टी मेयर के तौर पर बलदेव सिंह बिलौरी को चुना गया है। बिलौरिया ने चुनाव के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेयर के लिए आज चुनाव हुआ। कुल 59 मत पड़े हैं, जिनमें से 57 वोट राजेंद्र शर्मा को पड़े हैं। इसके अलावा 1 वोट अवैध करार दिया गया, जबकि कांग्रेस कैंडिडेट को 1 वोट ही मिला। वहीं उपमेयर के चुनाव में बिलौरिया ने कांग्रेस के उम्मीदवार को सोनिका शर्मा को हरा दिया। दोनों ही पद बीते महीने खाली हो गए थे। दरअसल मेयर रहे चंद्रमोहन गुप्ता और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने बताया, शर्मा ने भाजपा ने इस्तीफा दिलवा दिया था। कहा जा रहा है कि इन लोगों को विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगाया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट तैयार करने का काम चल रहा है। इसके बाद अगले सप्ताह तक जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो सकती है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर नगर निगम में कुल 75 पार्षद हैं, इनमें 44 भाजपा के हैं, जबकि कांग्रेस के पास 13 पार्षद हैं। इसके अलावा अन्य पार्षद निर्दलीय हैं। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने मतदान की प्रक्रिया को लेकर विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सदन में हमारे पास बहुमत नहीं था, लेकिन हमने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जिस तरह से सीक्रेट वोटिंग को अपने बैलेट में तब्दील किया गया वह गलत था। इस अलोकतांत्रिक फैसले के चलते ही हमने बहिष्कार कर दिया।